औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 स्टीशियोमेट्री। और इस स्टीशियोमेट्री के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोल रेशोज़ और स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। बहुत ही इंतहाई आसान टॉपिक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस आपने थोड़ी बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेनी है, फिर उसके बाद कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। तो अगर हम इसमें सबसे पहले इस चीज़ को देखें कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर ना ये हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो ये 2, यहाँ पे 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं, यहाँ पे 2, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ों को डिनोट करते हैं। इसको हम रिएक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं, रिएक्शन कोफिशिएंट्स। इसको हम मोल रेशो भी कहते हैं, मोल रेशो। और इसको हम स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट भी कहते हैं, स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट, स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट या स्टीशियोमेट्रिक रेशोज़ भी कह सकते हैं, स्टीशियोमेट्रिक रेशोज़। ये हमारे पास 2, यहाँ पे 1 हम लिखते नहीं है लेकिन 1 भी होगा, यहाँ पे 2, ये सारे हमारे पास स्टीशियोमेट्रिक रेशोज़ हैं। अब इसमें ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, ये और ये हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है। और ये जो है ना ये हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये जो इसके लिखे हुए हैं ये छोटे छोटे, ये हमारे पास फेज ऑफ सब्सटेंस बताते हैं कि सब्सटेंस का फेज क्या है, ठीक है, सब्सटेंस का फेज क्या है। ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गेट हुई है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखूँ तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हुए है 2H2 प्लस O2 रिएक्ट टू फॉर्म 2H2O, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये गैस फॉर्म में होगा, ये भी गैस फॉर्म में होगा और जो प्रोडक्ट है वो भी गैस फॉर्म में है। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, इस 2 का मतलब है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। तो अगर हम बात करें मोल के एतबार से, ठीक है, अगर हम मोल के एतबार से बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 मोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस का, और हमारे पास 2 मोल जो है 1 मोल जो है 1 मोल ऑक्सीजन गैस का रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास बन क्या रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन, सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये आई है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, फिर इसको मैस के एतबार से देखेंगे। अगर हम ये देखें कि हाइड्रोजन का 1 मोल का मैस कितना होता है तो वो 2 होता है, 2 मोल का कितना होगा 4 ग्राम। तो हमारे पास 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का कितना मैस होता है, ये होता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। और हमारे पास वाटर का कितना होगा 1 मोल का मैस 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 36। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस से, और हमारे पास 35 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मैंने ये कैलकुलेशन कैसे की है, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मैस कितना होता है, मोलर मैस जो H2 का होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल, तो इसके मोलर मैस से मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मैस आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 मोल का मैस कितना होगा 32, और इसका भी 1 मोल का मैस 18 होता है, तो 18 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब इसमें आप ज़रा एक चीज़ देखें कि हमारे पास इन दोनों को प्लस कर से भी 36 होता है, यहाँ पे भी। तो यहाँ से हमें एक चीज़, एक लॉ फॉलो होता हुआ नज़र आ रहा है, लॉ ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो फॉलो होता नज़र आ रहा है।
यानी ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है कि कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और कोई भी मास जो है वो आपने खुद से ऐड नहीं किया, जो जो आपने रिएक्टेंट्स डाले हैं उसी का प्रोडक्ट हमारे पास आया है। फिर हम इसको इन टर्म ऑफ अगर पार्टिकल्स देखें, अच्छा आपको मैं अब बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा दूं कि Na जब भी मैं लिखूंगा इसका मतलब होगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और जब भी मैं Vm लिखूंगा तो Vm का मतलब होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, इसका ये मतलब होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो हमारे पास होंगे 2Na, ठीक है, और यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 1Na, या हम उनको सिंपल Na कह देंगे, सिंपल हम Na कह देंगे। 2 मोल ऑफ Na यानी 2 मतलब इसका मतलब ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और यहाँ पे 1Na का मतलब होगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 2Na मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 2Na का मतलब 2 इंटू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। फिर उसके बाद हम लोग अगर हम इसको वॉल्यूम की टर्म्स में देखें, एक चीज़ वॉल्यूम की टर्म्स में देखते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ लिक्विड में है या कोई भी चीज़ गैस में है या कोई भी चीज़ एक्वस फॉर्म में है तो उसके ऊपर Vm वाला कंसेप्ट नहीं लगता। जब कोई चीज़ गैस फॉर्म में है तो उसके ऊपर Vm वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होगा, और वो चीज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब रखेगी एट STP, अगर ये सारा STP होगा तो तब। अच्छा, अगर हम इसको एट STP मान लें कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा, इसका होगा 2Vm वॉल्यूम, ठीक है। 2Vm का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और इसका क्या होगा 1Vm, ठीक है, इसका 1Vm होगा, और इसका कितना बनेगा 2Vm बनेगा। अगर यहाँ पे लिक्विड होता तो हम Vm ना लिखते, इसके लिए Vm अप्लाई नहीं होता, ठीक हो गया। तो ये सिंपल बातें हैं जो हमें इस इंफॉर्मेशन जो है वो इस इक्वेशन से मिल रही है। अब इसमें ना एक और चीज़ आपने समझ लेनी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं रेशियो चेंज कर देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास अगर 3 मोल हो तो कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए उसको रिएक्ट करने के लिए, ये सवाल बन सकता है। फिर मैं ये पूछूं कि 3 मोल हाइड्रोजन है तो हमारे पास वाटर कितना बनेगा, ये चीज़, या 3 मोल ऑफ वाटर है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए उसके लिए, 3 मोल ऑफ वाटर है तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए। तो ये हम लोग ना इस तरीके की कैलकुलेशंस करते हैं और रेशियोज बना लेते हैं। फिर इसी तरीके से मैं अगर कहूँ कि मेरे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसमें कितना जो है वो वाटर बनेगा, तो फिर मैं रेशियो लूँगा। फिर हमारे पास अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल 40 ग्राम वाटर बन रहा है तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना लगा, या 40 ग्राम वाटर बन रहे तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें से पूछ सकते हैं। मैं ये पूछ सकता हूँ कि 1Na हो यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हाइड्रोजन हो, ठीक हो, कि हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हो, हाइड्रोजन गैस के, तो ये कितना बनेगा, ठीक हो गया। इस चीज़ की जो रेशो होगी ये हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, हम रेशो चेंज भी कर सकते हैं कि मैं पूछूं कि 2 मोल ऑफ जो है वो 2 मोल ऑफ H2 गैस है और उसमें कितने ग्राम जो है वो हमें वाटर मिलेगा। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है उसमें कितने ग्राम जो है वो हमें वाटर मिलेगा, या 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है उसमें कितने ग्राम वाटर मिलेगा। हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा मोल की इंफॉर्मेशन देके मैस पूछा जा सकता है, मैस की इंफॉर्मेशन देके मोल भी पूछा जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें मोल कैलकुलेशंस होती हैं, फिर मोल मैस कैलकुलेशंस होती हैं, तो हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास एक एग्जांपल लिखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हो तो उसको हम अगर डाइल्यूट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास कितना वॉल्यूम जो है वो ये हाइड्रोजन गैस का एसटीपी पे बनेगा। तो यहाँ पे देखें, आपको इसी जगह मैंने आपको समझाया कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन किस में दी हुई है, ग्राम में, पूछा किस में हुआ है, वॉल्यूम में। तो ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको मैग्नीशियम के मोल मालूम कर लेने के मोल कितने होंगे, 4.17 मोल, यानी वो कैसे 100 को डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से, तो हमारे पास ये मोल आ गए, ये हमारे पास मोल आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हमने सिंपल रेशो बना लेनी है। देखो, रेशो में जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो इस साइड लिखें, और जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपने मालूम करनी है वो इस साइड लिखें, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 ग्राम ऑफ अगर, या 1 मोल ऑफ, सॉरी यहाँ पे 1 मोल की बात हो रही है, हम मोल कन्वर्जन्स कर रहे हैं, ठीक है। ये मोल कैलकुलेशन है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, मोल कैलकुलेशंस, ठीक है। ये मोल कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस, ये मोल कैलकुलेशंस है। इसमें हमारे पास 1 मोल, अगर ये पता कहाँ से चल रहा है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है, किसका 1 मोल हो तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे कि 1 मोल हो तो 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर इसका 4.17 होगा तो इसका भी 4.17 ही बनेगा। अच्छा, 4.17 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो बन जाएगा। तो हमारे पास यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम इतना होगा। जब हमारे पास मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होगा, 4.17 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो फिर हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोल को वॉल्यूम से, मोलर वॉल्यूम से। तो यानी इसका मतलब है कि ये हम अगर लिखना चाहें ना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4.17 मल्टीप्लाई बाय VM, मोलर वॉल्यूम। तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इतना जो वॉल्यूम है वो हमारे पास एसटीपी पे होगा हाइड्रोजन गैस का, जब हमारे पास 4.17 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये सिंपल एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई थी, उसको मैंने यहाँ पे कोट किया है। उसके बाद अगर हम कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 पे आएँ तो इसमें हमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारे पास हमने बताना है कि इक्वेशन है और इसमें हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल रही है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को देखें तो हमें यही पता चल रहा है कि ये 1 मोल है, ये 5 मोल है, ये 3 मोल है और ये 4 मोल है। 1 मोल जो है वो प्रोपेन रिएक्ट कर रही है या बर्न हो रही है, कंबस्ट हो रही है। ये ऑक्सीजन के साथ जब इनका रिएक्शन होता है कंबशन रिएक्शन होता है। तो 5 मोल ऑक्सीजन उसमें उसको कंबस्ट कर रहे हैं और हमारे पास 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और 4 मोल जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ये तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली। फिर उसके बाद अगर हम इसके मैस के ऊपर आ जाएं तो 44 ग्राम ऑफ जो प्रोपेन है वो रिएक्ट करता है 160 ग्राम ऑफ O2 के साथ, और हमारे पास 132 ग्राम जो है वो CO2 बनता है। फिर उसके बाद 72 ग्राम जो है वो हमारे पास वाटर बनता है। फिर हम इनमें मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसका जाहिर सी बात है 1 मोल है तो इसके 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये 5 मोल है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के साथ, तो इसका जवाब आएगा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। और जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे 3 को 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के साथ, तो ये आ जाएगा 1.806 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। और हमारे पास 4 मल्टीप्लाई करेंगे जब हम एवोगैड्रो नंबर के साथ तो 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 ये यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 ठीक है। तो इतने 24 मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास बनेंगे। तो इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें, इतने मॉलिक्यूल्स के साथ हमारे पास ये 2 सब्सटेंसेस बनते हैं, इतने तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फिर हमें इनको, क्योंकि ये सारे गैस फॉर्म में
ये भी गैस फॉर्म में है और O2 भी हमारे पास गैस फॉर्म में है, सारे गैस फॉर्म में है। तो लिहाजा हमारे पास एट STP, इस कंडीशन के लिए हम लिखेंगे एट STP, ठीक है। हमारे पास जो प्रोपेन है उसका वॉल्यूम इतना होगा, फिर O2 है उसका वॉल्यूम इतना होगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास इतने 67.242 वॉल्यूम जो है वो CO2 का बनेगा और 89.656 डेसीमीटर क्यूब जो है वो वाटर वेपर्स होंगे, ये इनका वॉल्यूम होगा। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। फिर हमारे पास एक और सवाल है इसी कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 का, जिसमें पूछा गया है कि आपने दोनों में कंट्रास्ट कहते हैं फ़र्क दिखाना है कि मॉलिक्यूलर मैस और मोलर मैस में क्या फ़र्क होता है। तो मॉलिक्यूलर मैस नाम से जाहिर है मॉलिक्यूल का मैस, मॉलिक्यूल किसके होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के। तो हमारे पास कोई भी 1 मोल, अगर 1 मोल कोवलेंट कंपाउंड है यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के, ठीक है, तो उसका जो मैस होगा वो मॉलिक्यूलर मैस होगा। और ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, कोवलेंट कंपाउंड के अलावा आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मैस नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो हम लोग अगर आगे बात करें तो मोलर मैस की बात आ जाए, तो मोलर मैस जो है, मोलर मैस हमारे पास कोई भी 1 मोल सब्सटेंस हो ना, या 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल। अब ये पार्टिकल्स का क्या मतलब है, पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो 1 मोल सब्सटेंस आपके पास जब होगी तो उस वक्त हमारे पास जो है वो ये ग्राम एटॉमिक मैस भी हो सकता है, ठीक है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मैस भी हो सकता है, ग्राम फार्मूला मैस भी हो सकता है। तो ये किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है मोलर मैस। तो मोलर मैस एक जनरल टर्म है और ये स्पेसिफाइड टर्म है, ये वाली, ठीक है, वो जनरल टर्म है, ये स्पेसिफाइड टर्म है। वो है मैस ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ये है मैस ऑफ 1 मोल कोवलेंट कंपाउंड। तो ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद अगर हम कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि हमें कितना मैस जिंक का चाहिए जब हम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 जो है वो बनाएं इस रिएक्शन के ज़रिए। H2 कितना बनेगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब जब हमारे पास H2 बनेगा तो हमें उसके लिए जिंक कितना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ना सबसे पहले तो हम इसको अगर कन्वर्ट कर दें डेसीमीटर क्यूब के अंदर तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जो है ना वो Vm जो पुट करें तो वो हम पुट करें सेंटीमीटर क्यूब के एतबार से। तो अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब को, उसके लिए सिंपल ये है कि आप 100 सेंटीमीटर क्यूब को ना 1000 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब के अंदर। आपने सिंपल ये करना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपल क्या किया है, मैंने 100 को मैंने कन्वर्ट किया डेसीमीटर के तो डिवाइड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मोल ऑफ H2 गिवन वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना है, 0.1 डेसीमीटर क्यूब, और मोलर वॉल्यूम कितना है। अच्छा, ये फार्मूला है कि हम जब गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है, सॉरी मोलर वॉल्यूम जो है, वो जब गिवन वॉल्यूम को हम लोग मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल ऑफ H2 आ जाएंगे, तो जो कि हमारे पास इतने हैं। तो अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो हम फिर रेशो बना लेंगे कि H2 हमारे पास जो है वो कितना जिंक चाहिए, और H2 की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो रेशो में सबसे पहले H2 लिखना है, फिर जिंक लिखना है। H2 हमारे पास 1 मोल हो, ये हमारे पास 1 मोल हो तो 1 मोल जिंक चाहिए, 1 मोल और 1 मोल, ठीक है। और अगर हमारे पास इसके जो H2 है इसके इतने मोल हों, यानी इतने मोल हों, तो हमारे पास जिंक भी इतना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जिंक का जो मोलर मैस है वो उसके मोल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जिंक का मैस आ जाएगा। ये हमने मैस निकाल लिया इसका, ठीक हो गया। ये इसका जो जिंक का मोलर मैस होता है वो 65.3 होता है। उसको मैंने इस मोल से, जो कि यहाँ से जिंक के मोल मालूम हुए, इसके मोल से मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैस आ गया है। यहाँ पे अगर हम ऐसा इसको
एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम अगर ये 100 सेंटीमीटर क्यूब को अगर डिवाइड कर लें, 100 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम डिवाइड कर लें 22.414 सेंटीमीटर क्यूब पे अगर हम डिवाइड कर लें, फिर भी इसका आंसर यही आना है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से कर लें तो भी ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने डेसीमीटर क्यूब से किया है ना, ये भी डेसीमीटर क्यूब में है, ये भी डेसीमीटर क्यूब में है, तो ये दोनों डेसीमीटर क्यूब में किए हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से करना चाहें, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में इतनी वैल्यू होती है मोलर वॉल्यूम की। फिर उसके बाद अगले कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज की तरफ आए तो हमारे पास यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये रिड्यूस करती है आयरन 3 ऑक्साइड को। आयरन 3 यानी हम इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, इसको हम फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है फेरिक या फेरम के अंदर या आयरन मेटल के अंदर। ये इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो जाता है तो इसकी रिडक्शन हो जाती है, तो ये Fe में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये 3 मोल ऑफ CO जो है वो हमारे पास 1 मोल ऑफ Fe2O3 को कन्वर्ट करता है। तो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 5 मोल हों, हमारे पास 5 मोल हों Fe2O3 के, तो हमारे पास कितना CO जो है वो रिक्वायर्ड होगा, कितना CO चाहिए। तो सिंपल है, बहुत आसान है। Fe2O3 इधर लिखें क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, CO हमने मालूम करना है, वो इस साइड लिखें। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि जब ये 1 मोल होगा तो ये 3 मोल चाहिए, तो 1 3, और अगर हमारे पास 5 मोल होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 5, और ये 15 मोल, अगर 5 मोल ये होगा तो ये 15 मोल चाहिए हमें, तो 15 मोल रिक्वायर्ड होगा। फिर उसके बाद अगला जो एक क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फास्फीन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम फास्फाइड जो है वो हम वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये हमारे पास वाटर है, इसके साथ कैल्शियम फास्फाइड रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास फास्फीन गैस जो है वो बन रही है। यहाँ पे अगर आप इंफॉर्मेशन देखें तो ये 1 मोल है और यहाँ पे 2 मोल हमारे पास बन रही है। तो 1 मोल कैल्शियम फास्फाइड जो है वो 2 मोल फास्फीन गैस देता है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब अगर हम इसका मैस मालूम करना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ फास्फीन गैस जो कि 34 होता है, तो 34 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 हमारे पास आ जाता है। 68 ग्राम जो है हमारे पास फास्फीन मिल रही है। फिर उसके बाद अगर हम इसके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो फास्फीन गैस के बन रहे हैं वो अगर मालूम करें तो वो हमारे पास नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो है वो इतने मालिक्यूल्स हमारे पास फास्फीन गैस के बन रहे हैं। और अगर हम फास्फीन गैस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर इसका वॉल्यूम देखें तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं कि इसका इतना वॉल्यूम जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगा। तो अमाउंट इसने पूछी थी, अमाउंट डिफाइन नहीं की, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है या वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कुछ भी इसने डिफाइन नहीं किया। तो मैंने सारी डिफाइन कर दी है, मैंने इसका मैस भी निकाल दिया, मालिक्यूल्स भी निकाल दिए और साथ में इसका वॉल्यूम भी बता दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि मेथनॉल जो है वो अगर हम उसको जलाएं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास वाटर जो है वो बनता है। तो ये कहते हैं कि अगर 3.5 मोल मेथनॉल अगर हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं तो हमारे पास कितना, यानी इसमें 2 सवालों से पूछे गए। पहले सवाल में पूछा कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इससे मैं रेशो बना लेंगे मेथनॉल रेशो O2, क्योंकि O2 की इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, CH3 की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे मेथनॉल इस साइड और O2 इस साइड। मेथनॉल में इसके 2 मोल हों जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है, 2 मोल हों तो 3 मोल इसके चाहिए बर्न करने के लिए, तो 2 और रेशो 3। अगर इसके 1 मोल हों तो ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा 3/2। तो उसके बाद अगर हमारे पास इसके 3.5 मोल हों तो 3.5 मोल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5.25 मोल जो है वो, ये हमारे पास 5.25 मोल जो है वो रिक्वायर्ड होंगे इस 3.5 मोल मेथनॉल को जलाने के लिए। फिर उसके बाद हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर, ये दूसरा क्वेश्चन है कि वाटर कितने बनेंगे अगर हमारे पास ये 3.5 हुआ। तो हम इसको देख लेते हैं, इसमें 2:4 है, तो एथेनॉल रेशो वाटर 2 मोल इसके हों तो इसके 4 मोल बनते हैं, इसका 1 मोल होगा तो इसके 2 मोल बनेंगे, सिंपल। तो 3.5 मोल हो तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 7 मोल हमारे पास वाटर जो है वो बनेगा इसके अंदर।
फिर हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ आए हैं 4.3 के। तो यहाँ पे हमें एक सवाल पूछा गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ O2 जो है वो कितना एक प्रोड्यूस होगा एट STP जब हम 490 ग्राम ऑफ KClO3 जो है उसको हम डिकम्पोज करेंगे, उसको थर्मली डिकम्पोज करेंगे। तो इसकी क्वेश्चन नहीं दी हुई, इसकी क्वेश्चन ये है कि 2KClO3 जो है उसको जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, कंबस्ट करते हैं, कंबस्ट इस तरह आपने उसको ये नहीं डायरेक्ट फायर पे पुट कर देना है, फायर पे नहीं पुट करना, इसको हीट करना है, ठीक है, किसी अपरेटस में डाल हीट करने के बाद इसमें से 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मोलर मास कैलकुलेट किया जो कि हमारे पास इतना आ गया। अब हमने क्या किया, इस मोलर मास को डिवाइड किया 490 जो मास दिया हुआ था, तो हमारे पास ये बेसिकली 3.998 जो है वो इसके मोल आ गए। तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली कह दिया कि ये 4 मोल है। तो KClO3 बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2:3 2:3 1 रेशो के लिए यानी 2 मोल KClO3 के हो तो O2 3 मोल बनता है। 1 मोल होंगे तो 3/2 और अगर 4 मोल होंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास 6 मोल ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें उसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, इतना वॉल्यूम कैसे निकाला है, हमने मोल को Vm से मल्टीप्लाई किया है, 22.414 मोलर वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया है जो कि इसका है। अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.6 ये हमारे पास 12, ठीक हो गया, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ये आ जाएगी। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, जब ऑक्सीजन बनेगी तो उसके इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।